नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना जो सेकंड टॉपिक है विकारी शब्दों का जो लास्ट टॉपिक है क्रिया, उसका आज दूसरी क्लास है। और आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। फिर उसके बाद में आगे पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके अपनी व्याकरण जो कंप्लीट होगी। और आप लोगों से बस एक ही बात कहना है कि थोड़ा इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो अभी देखा मैंने भी यूट्यूब पे, क्योंकि पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे लोग व्याकरण की क्लासेज स्टार्ट करी है उन लोगों ने, और उन्होंने पढ़ा, वो लोग भी पढ़ा रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करें, एक बार उन क्लासेज से अपनी जो ये क्लासेज है उनको मिलाए कि आप लोगों को कैसा मैटर लगे। फिर आप लोग बताना कि कैसा लगा और क्या नहीं लगा। तो आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। और आपको पता है कि दो प्रकार की क्रिया होती है, एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, तो देखो सकर्मक में क्या होता है, ये स्वयं खुद बता रहा है कि क्या है, इसके साथ कर्म है। किसके साथ में, कि साथ में क्या होगा, साथ में कर्म होगा। और इधर यानी नहीं क्या, कर्म। तो जिन वाक्यों में क्रिया के साथ में क्या होगा, कर्म होगा, वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। और जिनके साथ में, जिन क्रियाओं के साथ में कर्म नहीं होगा, वो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। अब इनकी एक विशेषता यह है कि इनमें कर्म होगा, दो प्रकार का कर्म होता है, आप लोगों को बताया था। एक होता है सजीव कर्म और एक होता है निर्जीव कर्म। ठीक है, निर्जीव कर्म। ठीक है। और इनकी पहचान क्या है, तो इनकी पहचान यहां तुम लिखेंगे कि ये क्या होती है, प्रयास द्वारा करवाई जाती है। प्रयास 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 द्वारा करवाई जाती है। और एक और इनकी पहचान है सीधी सी, एक तो ये प्रयास द्वारा करवाई जाती है, दूसरा कि किसी भी जो क्रिया शब्द है, उस क्रिया शब्द के सामने क्या शब्द रखकर, क्या शब्द रखकर, ये भारी हो गया, क्या शब्द रखकर प्रसन्न करे, क्या शब्द रखकर प्रसन्न, किसके साथ में, क्रिया के साथ में, इसे लिख लो। क्रिया के साथ क्या शब्द रखकर प्रसन्न करे। अगर शब्द रखा जा सके, अगर शब्द रखा जा सके तो सकर्मक क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक में देखते हैं, अकर्मक में क्या होता है, नहीं होता है सर, क्या कर्म नहीं होता है। और ये क्या होती है, कर्म नहीं होता है, तो ये स्वत होती है, ये स्वत होती है। और क्या शब्द में क्या, प्रसन्न, तो क्रिया है, इसे लिखो। क्रिया के साथ या क्रिया के स्थान पर, क्रिया के साथ आएगा, क्रिया के साथ क्या शब्द रखकर प्रसन्न करे। और क्या होता है, इसमें शब्द नहीं रखा जा सकता, शब्द नहीं रखा जा सकता, वो अकर्मक क्रिया है, सीधा है। तो देखते हैं कि सकर्मक क्रिया में कर्म होगा, क्रिया के साथ में होगा। सजीव निर्जीव दो प्रकार का कर्म होता है, यानी ये प्रयास द्वारा करवाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि क्या होती है, ये प्रयास द्वारा करवाई जाती है। और अकर्मक क्रिया ये स्वत होती है, अकर्मक क्रिया स्वत होती है और ये प्रयास द्वारा करवाई जाती है। क्रिया के साथ में क्या शब्द रख करके हम प्रसन्न करेंगे, अगर वहां पर कोई शब्द रखा जा सके तो फिर वो सकर्मक क्रिया होती है। और अगर शब्द नहीं रखा जा सके
तो फिर वो अकर्मक क्रिया होती है। इसके बाद में अब हम क्रिया को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ये केवल अपने जानने का तरीका था कि कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं रीट वाले विद्यार्थी है वगैरह जो भी है, तो उनके लिए ये बहुत लाभदायक और फायदेमंद रहेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ज्यादा डीप न पूछ करके ऊपरी तरीके से भी पूछ लेता है। अब वो निर्भर करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो कहाँ से क्या पूछना चाहता है, वो आप लोगों से क्या जानकारी चाहता है, वो उसके मन पे डिपेंड है। तो हम पढ़ेंगे पहला सकर्मक सकर्मक क्रिया। ये क्रिया होती है अपनी, ठीक है, लिखने का तरीका है अपना। सकर्मक क्रिया, तो देखो कर्म क्या होगा, कर्म, कर्म के साथ क्या होगी क्रिया, या क्रिया के साथ कर्म होगा, एक ही बात है। ये होती है सकर्मक क्रिया। अब इसका सीधा सा उदाहरण क्या है, तो सॉरी उदाहरण क्या है, इसकी परिभाषा हम लिखते हैं कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो या दूसरी के, तो दूसरी प्रकार लिखते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या आप लोग कहते हो फल कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े, वह क्या होती है, वह सकर्मक 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 क्रिया होती है। और एक कामता प्रसाद गुरु है, वो भी परिभाषा तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन हम लिखेंगे और भी लिखेंगे कामता प्रसाद गुरु। वो कहते हैं कि जिस क्रिया से या धातु से, मतलब सूचित होने वाला धर्म, कि जिस धातु से जिस धातु से सूचित होने वाला धर्म या व्यापार कर लो, वह व्यापार कर्ता से निकलकर अन्य वस्तु पर, कर्ता से निकलकर अन्य वस्तु पर या दूसरी वस्तु कह लो कि अन्य या किसी दूसरी वस्तु पर पड़े, तो वह क्या है, वह सकर्मक क्रिया है। तो ये कामता प्रसाद गुरु की वैसे सीधी सी बात है कि जिस वाक्य में क्या हो, क्रिया के साथ में क्या हो, क्रिया के साथ में कर्म हो, या क्रिया का फल किस पे पड़े, कर्म पर पड़े, वो क्रिया होती है सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, सकर्मक क्रिया 3 प्रकार की होती है, लिखेंगे सकर्मक क्रिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है पूर्ण एक कर्मक, पूर्ण एक कर्मक, कहीं कहीं आपको सीधा एक कर्मक भी देखने को मिलेगी, पूर्ण द्विकर्मक। और नंबर 3 होती है पूरकांक्षी सकर्मक या अपूर्ण सकर्मक या अपूर्ण सकर्मक। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, वे क्रिया जिनमें किनका प्रयोग हो, कर्म का प्रयोग हो, यानी जिस वाक्य में कर्म होगा वो हमें तो सीधा याद रखना सकर्मक क्रिया होती है। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि जिस धातु से सूचित होने वाला कोई धर्म, फल, व्यापार कर्ता से निकलकर दूसरी वस्तु, और ये दूसरी वस्तु क्या है, ये दूसरी वस्तु है कर्म। काल के हो जाएगा अगर, तो दूसरी वस्तु क्या है, कर्म है। पहली वस्तु पूछे तो पहली वस्तु है कर्ता और दूसरी वस्तु है कर्म, पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया 3 प्रकार की होती है, पूर्ण एक कर्मक, कहीं पर एक कर्मक भी लिखा रहता है, पूर्ण नहीं होता, पूर्ण द्विकर्मक और पूरकांक्षी सकर्मक या अपूर्ण अकर्मक। अब पूर्ण लगाने का भी कुछ फर्क है या कुछ तो महत्व होगा, बिना वजह पूर्ण तो नहीं लगा, और उसका अर्थ हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण एकर्मक क्रिया। पहले सकर्मक के उदाहरण लिख लो, वैसे जो इन दोनों तीनों के वो सकर्मक के ही, लेकिन फिर भी छोटा सा लिख लो। लिखो, लड़के कहानी
सुन रहे हैं, राम चाय पी राम चाय पी रहा है, और ये कर्म है सर, ये दोनों कर्म है। और क्या शब्द रखकर प्रसन्न कर लो, और सुनना क्या है, क्रिया है, ये क्रिया है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्ण एक कर्मक क्रिया। पूर्ण एक कर्मक क्रिया, और पूर्ण एक कर्मक क्रिया पढ़ेंगे हम लोग। पूर्ण एक कर्मक क्रिया, पूर्ण एक कर्मक क्रिया, पूर्ण एक कर्मक क्रिया। तो पूर्ण का मतलब है कि वो पूरा होना चाहिए, पूरा। पूर्ण लगाने का मतलब यही है, क्योंकि वो कहीं कहीं पर कर्म से पूरा नहीं होगा, एक कर्म से पूरा नहीं होगा वाक्य, इसलिए फिर इसमें पूरक का प्रयोग करेंगे। इसीलिए इसमें पूरक लगाना, पूर्ण लगाना पूरा होता है या जरूरी होता है। एक कर्मक है वही एक है, और प्लस क्या होगा, एक कर्म होगा। जिस वाक्य में एक कर्म होगा और क्रिया होगी और पूरा अर्थ प्रकट करेगा तो पूर्ण एक कर्मक होगी। और इसकी परिभाषा के रूप में आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जिस वाक्य में एक ही कर्म हो, एक ही कर्म के साथ क्रिया अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर दे, पूर्ण अर्थ प्रकट कर दे, वह पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहलाती है। क्या होती है कि जिस वाक्य में एक ही कर्म हो कि एक ही कर्म के साथ अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर दे, वह पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहलाती है। या इसे आप लोग घुमा करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वे क्रियाएं जो एक ही कर्म, तो सीधी बात है, सीधा समझना आप लोगों को कि इसमें क्या होगा, एक ही कर्म होगा, और एक ही कर्म होगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण एक कर्मक क्रिया हो जाएगा। अर्थात लिख सकते हो कि जिनमें एक ही कर्म हो, क्या है, पूर्ण एक कर्मक क्रिया है। अब ये कर्म सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, आप लोगों को पता है। और आप लोग लिखेंगे जैसे बच्चे, उदाहरण लिखो, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, अब देखो हमें पता है कि उड़ाना एक प्रकार की क्रिया है, क्या है, क्रिया है। अब आप लोगों को 3 प्रकार से कर्म पहचानने का तरीका बता दिया। एक तो क्या शब्द रखकर प्रश्न करो, नंबर दो क्रिया प्रयास द्वारा हो रही है कि स्वत हो रही है, ये देख लो। क्रिया के साथ में क्या शब्द रखकर प्रश्न कर लो कि क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहाँ शब्द रखा जा सकता है, शब्द रखा जा सकता है। अब इससे ज्यादा पहचान क्या चाहिए आप लोगों को। और वैसे आप लोग 2-3 बार अगर प्रयास करते हो अच्छे से तो आप लोगों को ये देखते ही पता चल जाएगा। तो लिखेंगे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, महेश चाय पी रहा है, नीतू गाना गा रही है, महेश चाय पी रहा है, और इसमें एक क्रम है चाय, और लड़कियां गाना गा रही है, सॉरी, कुछ भी लिख सकते हो। मोहन अखबार पढ़ रहा है, मोहन अखबार पढ़ रहा है, और लिख लो तो मोहन अखबार पढ़ रहा है, महेश चाय पी रहा है, लड़कियां गाना गा रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, और बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, नहीं सॉरी होगा, बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। और भी लिखना चाहो तो पाठ पढ़ना है, बुलाना है, भेजना है, कुछ भी लिख लो। तो सीता पाठ पढ़ रही, लिख लो सीता पाठ पढ़ रही है,
सीता पाठ पढ़ रही है, महेश चाय पी रहा है, मोहन अखबार पढ़ रहा है, लड़कियां गाना गा रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, वह खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, जो भी क्रियाएं आती है इसमें एक कर्म होता है, वो सारे क्या होती है, पूर्ण एक कर्मक क्रिया होती है। इनमें पूरक का प्रयोग नहीं पाया जाता। आप लोग लिख सकते हो इनमें 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 पूरक का प्रयोग नहीं होता, पूरक का प्रयोग नहीं होता। वैसे क्योंकि पूरक का प्रयोग हो तो भी वाक्य में कर्म एक ही होता है, लेकिन पूरक का प्रयोग नहीं होता, वो पूरकांश हो जाती है फिर। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं, और पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं हैं, इसमें वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट होगा, लेकिन कर्म कितने होंगे, दो होंगे, तो कौन सी हो जाएगी, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। और द्विकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होंगे, और आप लोगों को पता है दो कर्म कौन कौन से है, एक सजीव कर्म है और एक निर्जीव कर्म है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं। नंबर 2, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं, और इसमें क्या होता है कि वे क्रियाएं जो दो कर्मों से अर्थ प्रकट करे, तो वे क्रियाएं जो वाक्य में दो कर्मों से अपना पूरा या पूर्ण अर्थ प्रकट कर दे, अपना पूरा या पूर्ण अर्थ प्रकट करे, वह द्विकर्मक, वह पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। किसमें क्या होगा कि वाक्य होगा, वाक्य में क्या होगी, क्रिया होगी, लेकिन वाक्य में क्रिया कितने कर्म होंगे, दो कर्म होंगे, और दोनों कर्म अपना पूर्ण अर्थ पर कर दे, तो फिर वो क्या होगा, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया होगी। अब पूर्ण लगाने का अर्थ है कि इसमें पूरक का प्रयोग नहीं होगा, कि वाक्य को पूरा करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, इसलिए पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। और पूर्ण द्विकर्मक क्रिया में आप लोगों को पता है कि दो कर्म है, और आप लोग इतना जानते हो कि दो कर्म है, तो कौन कौन से होते हैं, तो नोट लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो। पूर्ण द्विकर्मक वाक्यों में दो या दोनों कर्म होते हैं। पहले हमेशा सजीव कर्म आता है, बाद में निर्जीव कर्म का प्रयोग होता है, बाद में निर्जीव कर्म का प्रयोग होता है। कि पूर्ण द्विकर्मक वाक्यों में कर्म दो होंगे, पूर्ण द्विकर्मक वाक्यों में कर्म दो होंगे, इनमें फिक्स है कि पहला क्या होगा, सजीव कर्म होगा, और बाद में निर्जीव कर्म होगा। जब हमने निर्जीव और सजीव पढ़े थे तो बताया था ये क्रिया से दूर होता है, ये क्रिया के पास में होता है, ये कारक चिन्ह रहित होता है, ये कारक चिन्ह सहित होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है, एक मुख्य होता है, एक गौण होता है। जो आप लोगों को पहचान वगैरह बताई थी वो आप लोग जरूर याद रखेंगे, और पिछला वीडियो जरूर देखेंगे, और थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये लोगों तक पहुंचे। और बस यही है अपना। तो उदाहरण लिखेंगे कि अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई, ये लो सुनाई। अब देखो आप लोग, अध्यापक कौन है, अध्यापक इसमें कर्ता है, ठीक है, छात्र क्या है, कर्म है। अब आप लोगों को पता है को चिन्ह है, तो कौन सा कर्म है, तो आप लोग लिख सकते हो सजीव कर्म है। क्रिया से क्या है, अपेक्षाकृत दूर है, क्रिया से अपेक्षाकृत दूर है। और कहानी एक प्रकार का कर्म है, कौन सा कर्म है, निर्जीव कर्म है। अब आप लोग क्या शब्द रखकर प्रश्न करते रहो, और आप लोगों को 100% आएगा। और ये सुनाई है, कर्म कैसा है, कर्म वाक्य रहित है, चिन्ह रहित है, और क्रिया के पास में है, तो मुख्य कर्म है। अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई, अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई
मैंने मैंने बच्चों को पाठ पढ़ाया। पाठ पढ़ाए, वही बच्चों को पाठ पढ़ाना किया हुआ है आपकी। और आप लोगों को पता, वो ना होती तब होता ना पढ़ाया। और तो मैंने बच्चों को पाठ पढ़ाया। नीतू गाय को चारा चारा खिलाती है। नीतू गाय को क्या खिलाती है? गाय को चारा खिलाती है। खिलाना क्रिया है, दूर है, चिन्ह सहित है, चिन्ह रहित है। सारी पहचान आप लोगों को बता दी। बस आप लोग थोड़ा कंटिन्यू वीडियो देखेंगे और रेगुलर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अब इसको समझने के लिए आपको पिछली क्रिया, पिछला वाक्य, पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। बिना देखे आप समझ नहीं सकते। तो मैंने छात्रों को कहानी सुनाई, मैंने बच्चों को पाठ पढ़ाया, नीतू गाय को चारा खिलाती है। और भी लिख सकते हो, बहुत सारी क्रियाएं हैं। और ये लो, अनीता ने मोहन को समोसे खिलाए। अनीता ने मोहन को समोसे खिलाए। और इसके बाद में इनके बारे में छोटा सा नोट लिखेंगे जो आप लोग 100% जानते होंगे, लेकिन अपना क्या है, लिखाने का कर्म है। क्योंकि क्या पता कोई एक बच्चा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी भी पढ़े तो उसको पूरा तो पढ़ने को मिले। तो आप लोग नोट के रूप में लिखेंगे एक छोटी सी बात कि यदि देना क्रिया का प्रयोग, यदि देना क्रिया का प्रयोग दान के अर्थ में हो, किसके अर्थ में? दान के इसे छोटा लिखा, दान के अर्थ में हो वो तो सजीव कर्म, क्या? सजीव कर्म संप्रदान कारक माना जाता है। संप्रदान कारक माना जाता है कि यदि देना क्रिया का प्रयोग दान के अर्थ में हो तो जो सजीव कर्म होता है उसका प्रयोग या वो संप्रदान कारक माना जाता है। और वाक्य एक कर्मक होता है, या क्रिया क्या होती है? एक कर्मक होती है। वह सारे नियम सजीव कर्म के लगेंगे, लेकिन बस वो याद रखना, दान अर्थ में होगा तो फिर वो सजीव कर्म न होकर के संप्रदान कारक हो जाएगा और वाक्य एक कर्मक हो जाएगा। यदि इसमें और लिखो, यदि देना क्रिया का प्रयोग दान के अर्थ में ना हो, दान के अर्थ में न हो तो वाक्य पूर्ण द्विकर्मक माना जाता है। पूर्ण द्विकर्मक माना जाता है। कि सीधी सी बात है कि यदि वाक्य में देना, दिया, देता ऐसी क्रियाओं का प्रयोग हो और उस चीज को दे करके वापस लेने का भाव ना हो, यानी जैसे कोई दान दे दिया तो वापस तोड़ लेंगे, तो फिर वहां पर संप्रदान कारक होगा। यदि कहीं कपड़े धोने के लिए दिए, किताब पढ़ने के लिए दी, तो वहां पर फिर कर्म ही होगा, द्विकर्मक माना जाएगा। तो सीधा याद रखेंगे कि जिस चीज को हम दे करके वापस नहीं ले सकते वो संप्रदान कारक है, अगर ले सकते हैं तो फिर वो कर्म कारक है। और ऐसा करके दोनों कारक बनते हैं। और इसका उदाहरण लिखेंगे आप लोग, और इस नोट का उदाहरण लिखेंगे। तो उदाहरण आपका कि राजा ने भिखारी को कम्बल दिया, तो अगर कम्बल भिखारी को दिया तो वापस कतई नहीं लेगा, और देना क्रिया, और ये क्या हो जाएगा? फिर अभी संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। जैसे घिसू मेवाड़ा ने, भिखारी को नहीं, घिसू मेवाड़ा ने कपड़े धोने, घिसू मेवाड़ा ने, हाँ लिख लो, कपड़े धोने के लिए दिए, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। क्या लिख सकते हो? तो घिस किसको धोती है? धोबी को ना, सॉरी इसे लिख लो।
कि किसु मेवाड़ा ने धोबी को, किसु मेवाड़ा ने धोबी को कपड़े धोने को दिए, धोने के लिए दिए या धोने को दिए की बात है, के लिए दिए। तो ये देख सकते हो कि विशु मेवाड़ा ने धोबी को, अब ये कर्म माना जाएगा क्योंकि कपड़े वापस लेगा, बस ये और कर्म हो गया तो बस सीधे आ गया, तो दी कर्मक है। तो ये दी कर्मक का उदाहरण है। ये किसका है? ये द्विकर्मक का उदाहरण है और ये एक कर्मक का उदाहरण है। ठीक है। और राजा ने भिखारी को कंबल दान दिया तो हम लेंगे नहीं और वहां लेंगे वापस, तो दी कर्मक है, नहीं लेंगे तो एक कर्मक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। और अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है? सॉरी, सकर्मक क्रिया। तो जो जिस वाक्य में कर्म होगा और क्रिया होगी फिर भी वो अपना अर्थ प्रकट नहीं करेगा, पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करेगा, तो उसे अर्थ को पूरा करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो कहलाएगा पूरक। क्या कहलाएगा? वो पूरक कहलाएगा। तो नंबर 3 है अपूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, या इसे हम कह सकते हैं पूरकांक्षी सकर्मक क्रिया। तो इसमें क्या होता है? देखो, अपूर्ण है, समझो, सकर्मक यानी स प्लस कर्म, कर्म के साथ में क्या है? क्रिया है। लेकिन कर्म के साथ में क्रिया है, अगर पूरा अर्थ प्रकट कर देती तो एक कर्मक हो जाती, दो कर्मों के साथ करती तो दी कर्मक हो जाती। यहाँ कर्म भी है, क्रिया भी है, कर्ता भी है, फिर भी ये अर्थ पूरा प्रकट नहीं कर पा रही। और इसी अर्थ को पूरा करने के लिए एक चीज हम लेकर के आते हैं, ये क्या है? अपूर्ण है। और इसको पूरा करने के लिए हम क्या लाते हैं? पूरक का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसे पूरकांक्षी सकर्मक भी कहते हैं या अपूर्ण सकर्मक कहते हैं कि कर्म और क्रिया के होते हुए भी वो वाक्य कैसा है? अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो हम लिखेंगे इसके बारे में। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है क्रिया, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है और ज्यादा विशेष भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो वे क्रियाएं जिनमें कर्म के साथ पूरक का प्रयोग हो, वो कौन सी है? पूरकांक्षी या अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। या लिखो जी, या वे क्रियाएं जो कर्म के साथ होकर भी वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब क्या है? अपूर्ण है, अब हम इसको क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे ना। तो पूर्ण करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? कर्म की पूर्ति कहेंगे। ठीक है। तो इन्हें अपूर्ण क्रियाओं को, ठीक है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया को कर्म पूर्ति क्या कह सकते हैं? कर्म पूर्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म पूर्ति भी कहते हैं। कि जो अपूर्ण होती है, अब इसको पूर्ण करेंगे, कि इसको कर्म को पूर्ण करेंगे, तो जिस शब्द के द्वारा हम पूर्ण करेंगे उसे क्या कहेंगे? कर्म की पूर्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? हम क्या कर रहे हैं? कर्म की पूर्ति करके वाक्य को पूरा कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? कर्म पूर्ति कहेंगे। और अब आप लोग देखोगे भाई साहब ये तो पहली बार सुना है, तो अच्छी बात है, सुना तो लिख लो डोन का नाम। ये लो जी, इस डोन की किताब में जाके देख लेना, वो खुद कहता है कि आप लोग भी दिमाग लगा लो कि जो अपूर्ण है, सकर्मक क्रिया है, जिसको हम पूरा करेंगे। अब कर्म जब अधूरा है, जो शब्द पूरा करेगा उसे कर्म की पूर्ति करा तो कर्म पूर्ति हो जाएगा बस। और मैं कह भी नहीं रहा, कर्म पूर्ति कहते हैं, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। अब आप लोग देख सकते हो आप किसको मानना है, जुमलेबाजी को मानना है, ट्रिको को मानना है, वो या फिर हवाबाजी को मानना है, या फिर कामता प्रसाद गुरु को मानना है। अभी तो किशोरी दास वाजपेयी की एक बातें भी लिखानी है, वो हम विशेष भी लिखाएंगे,
विशेष में कि शिवाजी ने उसे सेनापति। अब आप लोगों को सब कुछ पता है। देखो शिवाजी क्या है, करता है, उसे क्या है, कर्म है। सेनापति क्या है, कर्म नहीं है, पूरक है। और बना दिया क्या है, क्रिया है। अब आप लोग कहोगे सेनापति कर्म क्यों है, तो हमें तो बताया था कि क्या शब्द रख करके प्रश्न करना। और क्या आ जाएगा, एक तो इसमें आ जाएगा सजीव संज्ञा शब्द। कौन सा आएगा, सजीव संज्ञा शब्द। एक विशेषण कौन सा, विधेय विशेषण। एक कौन सा आएगा, पद आएगा। और सगे संबंधी आएंगे। तो वो क्या होगा, वो पूरक होगा। फटाफट से लिखो और जल्दी से करते हैं क्रिया पूरी। ठीक है, तो शिवाजी ने उसे सेनापति बना दिया। किसे, उसे किसे, उसे तो बना ही दिया। मैं राधा को मित्र मानता हूं। ये लो जी, अब दिखाते रहो आप लोग उस हिसाब से। मैं लिख लो, ये लो। मैं गोपाल को शिष्य मानता हूं। लोगों ने नरेंद्र मोदी को पीएम बना दिया। ठीक है, रानी ने दीवान को रक्षक बना दिया। राजा ने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया। कुछ भी लिख सकते हो, बस जिसमें क्या होगा, एक कर्म होगा और एक हो जाएगा। और आपको बताया क्या क्या कहलाता है, कर्म पूर्ति। इधर लिखो सारे को, क्या कहलाता है, कर्म पूर्ति भी कहते हैं। ठीक है, और डरने की जरूरत नहीं है। जहां लगे कामता प्रसाद खंगाल लेना। और किशोरीदास वाजपेयी जी के भी लिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। हिंदी शब्दानुशासन है ना, उसको भी हम थोड़ा बहुत लिखेंगे, क्योंकि बिना लिखे हमें भी कुछ हजम नहीं होता। तो बस यही है, थोड़ा सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहे कि थोड़ा ये लोगों के पास कम पहुंच रहा है। अभी जैसे 2-3 दिन से वीडियो नहीं डला, तो आप लोगों को शायद क्या हो गया कि वापस वो आपकी जो प्रगति थी वो वापस नीचे की ओर आ रही है। अब हम दूसरा बी पार्ट यानी दूसरी क्रिया देखेंगे, वो है अकर्मक क्रिया। क्या है, अकर्मक क्रिया। अब नाम ही है यानी नहीं। अ का अर्थ है नहीं, कर्म का कर्म प्लस क्रिया कि जिसमें नहीं है, जिस क्रिया में नहीं है कर्म, वही है अकर्मक। और क्या चाहिए, ठीक है। लेगो फटाफट से कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ न तो कर्म हो और न ही क्या हो, पूरक हो। पूरक भी तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं पूरक हो, वह क्या है, वह अकर्मक क्रिया है। क्या होती है, अकर्मक क्रिया, यानी बिना कर्म और बिना पूरक के, है ना, कि बिना कर्म और बिना पूरक के जो क्रिया होती है वह क्या होती है, अकर्म होती है, अकर्मक होती है। अब आप लोग कहोगे कि है तो नाम अकर्मक और इसमें पूरक क्यों नहीं होता। अगर पूरक होगा तो फिर वो अपूर्ण अकर्मक या पूरक कांक से अकर्मक होगी, वो भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो बिना कर्म और बिना पूरक के जो क्रिया होती है वह अकर्मक होती है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ न तो कर्म हो न ही पूरक हो, वह अकर्मक होती है। अब पढ़ेंगे, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़े उन्हें अकर्मक कहते हैं। परिभाषा तो लिखो कि जिन
जिन क्रियाओं का फल या व्यापार किस पे पड़े, कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े, वह क्या है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक अकर्मक क्रिया कहलाती है कि जिन क्रियाओं का फल या व्यापार कर्ता पर पड़े वह अकर्मक क्रिया है। और फल और व्यापार आते आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन सा डोन बोल रहा है, कौन सा डोन बोल रहा है, और वो डोन है आपका कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, अब आप लोग भी देखोगे पागल हो गए मास्टर, 24 घंटा कामता कामता करता रहता, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु से आप लोगों की समझ अच्छी बन जाएगी, फिर आप कैसे पढ़ो तो अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी में ये नहीं कह रहा कि बिना एनसीईआरटी आपका काम चल जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो पार पड़ेगी नहीं। और अकर्मक क्रिया ये भी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 गति प्लस अर्थक, तो गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। नंबर 2 स्थिति वर्धक, स्थिति है स्थिति वर्धक अकर्मक क्रिया। और नंबर 3 होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया या पूर्वकांक्षी की बात है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इनमें क्या होता है देखो, गत्यर्थक अकर्मक। अब आप लोगों को पता है कि क्या नहीं है, कर्म में नहीं है, नहीं है, प्लस क्या है, क्रिया है, क्रिया है, और क्या है, क्रिया है, और कर्ता में गति, कर्ता में गति प्रकट करे, प्रकट करे, तो वो क्या है, गत्यर्थक है। स्थिति वर्धक है, तो इसमें क्या है, कर्म नहीं है, प्लस क्रिया है, प्लस क्या करे, कर्ता की स्थिति प्रकट करे, कर्ता की कर्ता की स्थिति प्रकट करे। और नंबर 3 अपूर्ण अकर्मक, तो वही है कर्म नहीं प्लस क्रिया है प्लस पूरक के द्वारा अर्थ प्रकट करे, अर्थ प्रकट करे, बस यही है। थोड़ा देखेंगे क्योंकि कई कई पूरक होता है और हम उसको कर्म मान लेते हैं और वो वाकई गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो गत्यर्थक में गति प्लस अर्थक होता है। क्या होता है कि गति प्लस अर्थक कि क्या करेगी, वो गति करके अर्थ देगी तो कर्म नहीं होगा। जो क्रिया कर्ता में गति करके जो अर्थ प्रकट करेगी वो गत्यर्थक होगी। स्थिति वर्धक इसका होता है स्थिति प्लस अर्थक है, वर्धक या अर्थक की बात है। तो ये क्या करेगी, कर्म नहीं होगा, क्रिया होगी, क्रिया कर्ता की स्थिति प्रकट करके अर्थ देगी, वो स्थिति अर्थक या स्थिति वर्धक कहलाएगी। अपूर्ण अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं होगा, क्रिया होगी, लेकिन अकेली क्रिया अपना अर्थ प्रकट नहीं करेगी, वो पूरक के साथ आकर के अपना अर्थ प्रकट करेगी, तो वो क्या कहलाएगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया या पूरक कांक्षी अकर्मक भी कहते हैं, तो पूरक कांक्षी अकर्मक क्रिया भी कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे गत्यर्थक अकर्मक क्रियाएं और जल्दी से जल्दी पढ़ करके हम लोग करेंगे इसे समाप्त। तो आज हम केवल अकर्मक क्रिया पढ़ करके ही समाप्त करेंगे, फिर 2 दिन में हम पढ़ेंगे अपनी गौण क्रियाएं, और फिर 2 दिन में गौण क्रिया पढ़ करके 15-20 मिनट की लेंगे हम विशेष तथ्य, जो हम कामता प्रसाद भोलानाथ तिवारी इनको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि फिर वो देखेंगे आप लोग तभी मजा आएगा। और उनके बारे में बीच में बताओ तो आप लोग वीडियो नहीं देखते नहीं, क्योंकि अभी तो आप कालिदास बने हुए हो, हमें मान रहे हो मूर्ख, क्या आता है मास्टर को, बस बकरा है, न तो कुछ अच्छा, न तो शकल अच्छी, न बोर्ड अच्छा, न लिखाने पढ़ाने का तरीका अच्छा, बस यही डाटा अच्छा है। तो सॉरी, नंबर 1 लिखेंगे हम लोग गत्यर्थक, गत्यर्थक अकर्मक, गत्यर्थक कर्मक। क्या होगा, गति अर्थक अकर्मक क्रिया होगी। तो वे क्रियाएं जो वाक्य में बिना कर्म और
बिना पूरक के, बिना कर्म और बिना पूरक के, बिना पूरक के अर्थ प्रकट करे और कर्ता में गति उत्पन्न कर दे, क्या कहलाती है? गत्यर्थक क्रिया कहलाती है। कि गति प्लस अर्थक होगी और ये क्रिया होगी, गति होगी। जैसे आप लोग जाओ, जाना, आना, नहाना, तैरना, फिसलना, भागना, इसे आप लोग दौड़ना भी कहते हो, दौड़ना, नाचना, मतलब गति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट होगा, कर्ता में एक स्थान से दूसरे स्थान में मूवमेंट होगा, वो गत्यर्थक होगा। अब आप लोगों को पता है कर्म तो होना नहीं चाहिए, अगर आप लोग कर्म को छेड़ दो तो फिर आपकी माया अपरंपार। तो आना, जाना, तैरना, फिसलना, उड़ना भी तो हो सकता है। बस हो गया। और भी बहुत सारी ऐसी बात नहीं है, यही है। आप और भी लिख सकते हो, चढ़ना, उतरना, जो भी कुछ है और भी है, चढ़ना, उतरना इत्यादि, क्योंकि क्रियाएं अनंत है। और बस यही याद रखना कि कर्ता में क्या करेगी, ये कर्ता में गति करेगी तो वो अगत्यर्थक होगी। अब जैसे 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 लड़कियां नाच रही है, लड़कियां नाच रही है, नाच रही है, ये लो जी, नाचना है तो नाच रही है। और इसके बाद में, और महेश, महेश फिसलता जा रहा है, महेश फिसलता जा रहा है। और इसके बाद में आप लोग लिखो, मछलियां तालाब में तैर रही है, क्या लिख सकते हैं? मछलियां तालाब में तैर रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। फेवरेट जानना आप लोगों का। और भी लिख लो, महेश आ रहा है, मोहन जा रहा है, लिख लो भाई, महेश आ रहा है, मोहन जा रहा है। बस यही है कि अगर कर्म नहीं होगा और कर्ता गति करेगा तो वो क्या होगी, गत्यर्थक अकर्मक क्रियाएं होगी। इसके बाद में नंबर 2, और नंबर 2 है स्थिति वर्धक, है ना, ये लिखा है ना, स्थिति वर्धक है, यानी स्थिति प्लस वर्धक, या अर्थक भी कर सकते हो की बात है ना। कहीं कहीं अर्थक भी लिखा है, कहीं कहीं वर्धक भी लिखा है। ठीक है, तो ये होगा स्थिति प्लस अर्थक कि क्या कहेगी, वो स्थिति प्रकट करेगी। क्रियाएं वे क्रियाएं जो बिना कर्म और बिना पूरक के वाक्य में अर्थ पूरा प्रकट करेगी, लेकिन कर्ता में स्थिति प्रकट करेगी कि कर्ता की स्थिति क्या है। तो लिखेंगे वे क्रियाएं जो बिना कर्म के और बिना पूरक के, बिना कर्म के और बिना, इसकी मां का बिना कहां हो रही है, बिना पूरक के वाक्य का अर्थ प्रकट कर दे, अर्थ प्रकट करे और कर्ता की स्थिति उत्पन्न करे या स्थिति के बारे में जानकारी दे। क्या होगी, स्थित्यर्थक कर्मक। मैंने रटा नहीं, मैंने इन शब्दों को समझा बस, इन शब्दों से परिभाषा याद हो गई, परिभाषा
जो उसने हम याद कर लिया वो हो गई क्रिया, पूरा काम हो गया बस। ऐसे लोड देता तुम लोगों की तरह तो मैं तो चला ही जाता कहां पर, स्वर्ग लोग सिधार जाते सर अब तक तो। लेकिन आप लोग क्या फालतू का लोड ले रहे हो, कोचिंग वाले के झांसों में आ रहे हो और कोचिंग वाला मारा डायलॉग भागे जा रहे हो। जिन लोगों ने जिंदगी में रीट सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर जैसे रीट पास नहीं की हो, मान लो रीट पास हो गए हो, कभी सेकंड ग्रेड पास नहीं हो, कॉलेज लेक्चरर पास नहीं की हो, अब वो क्या करेंगे, जो रीट पास है वो धनाधन पढ़ा रहा है, बस बोलने का थोड़ा अच्छा तरीका है, बंदर की तरह याहू कर रहा है और मोटिवेशन के नाम पे आपको बर्बाद कर रहा है। जो खुद कॉलेज लेक्चरर तक गया नहीं, जो खुद व्याख्याता तक गया नहीं, वो व्याख्याता को पढ़ा रहा है, आप लोग मस्ती से पढ़ रहे हो, उनको क्या पता, अनुभव केवल वो फेंक रहे हैं और आप लोग झेल रहे हो, इससे अलावा कुछ नहीं है। और बस वो कहते हैं हमने तैयारी नहीं की, अरे तैयारी तो ऐसा कौन है, ऐसा कोई नहीं कि नौकरी लगते ही पढ़ाने लग जाए, मेरी भी लगी तो मैंने कॉलेज लेक्चरर की तैयारी की फिर बाद में पढ़ाने लगा। जो भी है सब तैयारी करते हैं, सब बाद में पढ़ाते हैं, जब उनका नंबर आ जाए तो ठीक है, नहीं आई तो बस कर देते हैं, उसको तो लुप्त कर देते हैं, वहीं से आप लोगों को पढ़ा देते हैं कि हमने पढ़ाने के लिए यह कुर्बान कर दिया। कोई कुर्बान नहीं करता, सब झूठी बात है स्वार्थी दुनिया में। और अब हम लिखेंगे, क्या लिख रहे थे, स्थितिवर्धक। स्थितिवर्धक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, जैसे हम बैठने की स्थिति बताते हैं, बैठा है, और उठना भी लिख लो ये लो, और सोना, सो भी तो सकते हो, जागना, और चीखना, चीखना नहीं चीखना होता है, चीखना, चीखना, चिल्लाना, दहाड़ना, ठीक है, चीखना, चिल्लाना, सोना, उठना, बैठना, दहाड़ना, और मुस्कुराना, लजाना, शर्माना, और क्या रहेगा, मुस्कुराना, लजाना, कांपना भी तो है, कांपना, शर्माना, बस। और वे जो स्थिति प्रकट करेगी, यानी वो मूवमेंट नहीं करेगा, कर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाकर के वहीं खड़े खड़े एक स्थान पर जो अपना कार्य करेगा वो क्या होगी, वो स्थिति वर्धक होगी, यानी कर्ता की स्थिति बताएगा। और इसके बाद में जाग रहा है, सो रहा है, चिकना चिल्लाना इत्यादि लिख सकते हैं हम लोग। और आप लोगों को वैसे और भी याद आए तो आप लोग लिख सकते हो। और जैसे सोना, हंसना, हंसना भी तो एक क्रिया है, हंसना भी तो एक जगह होती है, हंसना, डरना, बहुत सारी है, आप लोग इत्यादि लगाओ, इत्यादि कि क्या करेगी, वो स्थिति प्रकट करेगी, सीधा है, ये सारी की सारी क्रियाएं क्या करेगी, तो ये सारी की सारी क्रियाएं स्थिति प्रकट करेगी, क्या करेगी, स्थिति प्रकट करेगी। तो स्थिति वर्धक या स्थिति अर्थक क्रियाएं हो जाएगी। अब जैसे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, लो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा, मुस्कुरा सही ना, मुस्कुरा रहे हैं। अब देखो बस कर्ता बच्चे हो गए, इनकी क्रिया हो रहे हैं, कर्म है नहीं, अब क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और मोहन कांप रहा है, कांप रहा है, ये लो जी, मोहन कांप रहा है, कांपना क्रिया है, सॉरी वैसे कांपना क्रिया है। वो कैसे कांपना है, तो स्थिति प्रकट कर रहा है, तो है बच्चे हंस रहे हैं, या राधा हंस रही है, ये लो राधा हंस रही है, राधा हंस रही है। और बच्चा भाग रहा है, भागना सॉरी भागना उसमें था, उसमें एक नोट लिखाना बाकी था, इसको लिखने के बाद लिखेंगे क्योंकि नोट याद आ रहा है, अभी तो लिख लो। और मोहन नहा रहा है, नहाना भी इसमें क्या, मुस्कुराना, लजाना, तो लड़कियां शर्मा रही है, शर्मा वैसे शर्मा वाले शर्मा नहीं है ना यार, शर्मा मत मानना ना, लजा रही, देखो लजा रही है, ठीक है। और भी लिख सकते हो आप लोग, इसी बात में सारी क्रियाओं का प्रयोग करके लिख लो। शेर दौड़ रहा है, संजय सो रहा है, अंशना हंस रही है, गोपाल जा रहा है, खा रहा है, बैठ रहा है, नहा रहा है, जो भी आ रहा है वो लिख लो। बस यही है कि वो स्थिति प्रकट करना चाहिए, कर्म होना नहीं चाहिए। कर्म होगा तो आप लोगों को पहचान से पता है कि कैसे होगी पहचान। और सीधा है, कर्म है यानी कर्ता कुछ कार्य करके जो करना चाहता है, अगर वो काम है तो सीधा कर्म है, उसमें क्या है। और अब हम लिखेंगे क्या, एक लोड लिखना चाह रहे थे हम लोग,
क्या था लोट, वो था तो ऊपर वाली क्रिया का कि यदि किसी भाव, भाव है लज्जा, लजा, शंका, भय, डर वर मान लो भाई, तो किसी भाव के साथ भागना क्रिया होगी, ठीक है। और सामान्य अर्थ में दौड़ना क्रिया का प्रयोग है। सामान्य अर्थ में दौड़ना क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग रहा है और बच्चे मिठाई लेकर दौड़ रहे हैं। अब वाक्य शुद्धि में क्या करेगा, वो मिठाई के साथ में भाग लगा देगा और इधर के साथ में दौड़ लगा देगा। अब अर्थ एक है, बस ये ध्यान रखना है कि किसके साथ क्या हो रहा है, नहीं तो घाटा हो जाएगा, घाटा। ठीक है। अब हम लिखेंगे तीसरी क्रिया और वो है अपूर्ण अकर्मक क्रिया या पूरकांक्षी अकर्मक क्रिया। और बस वही क्रिया थोड़ी सी टफ लगती है क्योंकि उसमें क्या भ्रम हो जाता है, हमें उसमें कर्म का भ्रम हो जाता है और अपना भ्रम बहुत खतरनाक होता है क्योंकि आप लोगों को भ्रम ही है अभी तक और वो भ्रम ही आप लोगों का नंबर नहीं आने दे रहा। बस लोगों के भ्रम किए हुए हो आप लोग, न जाने वो भ्रम कब टूटेगा। अपूर्ण अकर्मक क्रिया या पूरकांक्षी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया यानी इनमें ना तो कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा तो हमें पता है कि कैसे क्रिया होगी, अकर्मक होगी, लेकिन इसमें पूरक होगा, बिना पूरक के पूरा प्रकट नहीं करेगी। तो लिखेंगे वे क्रियाएं जिनमें कर्म का प्रयोग न हो, कर्म का प्रयोग न हो, लेकिन किसका प्रयोग हो, पूरक का प्रयोग हो, उसे क्या कहेंगे, उसे सीधा अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं कि ये क्रिया होगी, इनमें कर्म तो होगा ही नहीं क्योंकि नाम ही इनका जो अकर्मक है, तो ये क्या होगी, बिना कर्म के होगी। कैसे होगी ये, बिना कर्म के और पूरक के साथ वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट। तो क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी सर आपकी पूरकांक्षी अकर्मक क्रिया। अब आप लोगों को पूरक पहचाना आता है, मुझे विश्वास है कि आता ही होगा और आना ही चाहिए, बिना आए काम नहीं हो सकता। थोड़ा सा इसमें है कि कामता प्रसाद गुरु से पहले देखेंगे हम लोग। देखो क्या होता है कि जैसे अंकित, मानो अंकित नेता, ठीक है, बन गया। आप लोगों को पता है अंकित क्या है, करता है, ये क्या है, क्रिया है। आप लोगों को पता है, हमें पता है कि बिना कर्म के वाक्य होता है, तो अगर नेता न भी होता तो भी कर्ता और क्रिया होकर के वाक्य अपना अर्थ पूरा प्रकट कर सकती थी, लेकिन इसमें अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं किया, इस नेता शब्द की सहायता ली। तो हमें पता है कि कर्ता को हम क्या कहते हैं, कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं कि नहीं कहते हैं, और इस बाकी बचे भाग को विधेय कहते हैं। आप लोगों को 100% पता है, कहते हैं। अब इसे साध्य कहते हैं, इसे सिद्ध कहते हैं, इसे साध्य कहते हैं। वो हम अन्य मतलब जो फैक्ट लिखेंगे, विशेष क्लास लिखेंगे, उसमें लिखूंगा, लेकिन यहां तो हम समझ लेंगे कि अब ये नेता आया किसके लिए है, आया क्रिया के साथ, लेकिन ये अर्थ किसका, अब उद्देश्य पूर्ति किसकी करेगा, कर्ता की करेगा, क्योंकि कर्म के साथ आ रहा था तो कर्म की पूर्ति कर रहा था। और अब यहाँ कर्ता के साथ आकर के कर्ता की पूर्ति प्रकट कर रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे उद्देश्य पूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे उद्देश्य पूर्ति भी
कहते हैं, क्योंकि किसकी पूर्ति कर रहा है, क्रिया तो पूरी है, मतलब क्रिया तो अपने आप में क्रिया है ही। अब कर्म आ जाए तो अकर्मक, सकर्मक ना आए तो अकर्मक। अब करता है, अब वहां पर कर्म था लेकिन फिर भी अर्थ प्रकट पूरा नहीं हो रहा था, तो उस शब्द जो हम रख रहे थे वो पूरक था, तो वो कर्म की पूर्ति कर रहा था। अब यहाँ कर्म तो है नहीं, क्या है, कर्ता है, तो कर्ता के साथ में जो शब्द रख रहे हैं, अब वो कर्ता को आप लोगों को पता है उद्देश्य कहते हैं, तो उद्देश्य की पूर्ति है, इसे उद्देश्य पूर्ति कहते हैं। और नाम तो फिर भी लिखो आप लोग, तो उसमें क्या है, कामता प्रसाद गुरु, देख सकते हो कुछ ज्यादा पेज नहीं, 111 से 130 तक की पेज है। और इसका अब हम लिखेंगे उदाहरण है। एक उदाहरण तो यही है आपका कि अंकित नेता बन गया, और क्या बनाना है आप लोगों को, और मुझे बना दो ये लो जी, बचा है हम, ये लो जी, मनोज अध्यापक बन गया, मनोज अध्यापक बन गया, और अंकित नेता बन भी तो सकता है, नेता बनेगा, अध्यापक भी बन गया, और भी बहुत सारे बन जाओ, व्याख्याता बन जाओ, वरिष्ठ अध्यापक बन जाओ, धनवान हो जाओ। तो ये लो राघव, राघव धनवान हो गया, ये लो लड़के व्याख्याता बन गए। अब आप लोगों को पता है कि क्या शब्द रखना है, और आप लोगों को जो उत्तर मिलेगा वो निर्जीव मिलेगा कि सजीव मिलेगा, सजीव मिलेगा तो क्या होगा, निर्जीव मिलेगा तो क्या होगा, पूरक कैसे पहचानते हैं, क्या है, वो सब देखने के लिए आप लोगों को पिछली कक्षा देखनी पड़ेगी। और अब हम लिखेंगे, इसके शामिल में एक दो उदाहरण लिख लेते हैं, और फिर आज की कक्षा करते हैं हम लोग पूर्ण, और फिर कल बाकी चीजों पढ़ेंगे हम लोग। और एक दो आप लोगों को उदाहरण लिख करके और समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या पता आप लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार लिख करके दो बार पढ़ना, और 100% है कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब पूरक, बिना पूरक समझे तो आप लोगों को आ ही नहीं सकता, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर एक लिख सकते हो। अब इसमें लिखेंगे कि वाक्य में हम पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिया की पहचान करते हैं, तो हम पहचानते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है, लिखो सकर्मक क्रिया की पहचान, करना है आप लोगों को पहचान कि किस विकल्प में सकर्मक क्रिया है ना, कि एक तो है भेजना, आना, सोना, एक और भी ले लो, भेजना ले लो, सोना ले लो, आना ले लो, ये हंसना ले लो। अब इसमें बताओ जाएगा तो सकर्मक क्रिया कौन सी है, भेजना था क्या कि गाना था, हाँ भेजना हो सकता है, इसमें क्या है। और ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया में देखो तो क्या हो जाएगी, सोना था आप लोगों को वैसे पता, आना हंसना वैसे पता, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना वीडियो को कि किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, या सकर्मक क्रिया की पहचान करने की बात है। और आप लोगों का भेजना इसमें उत्तर होगा, और किस प्रकार होगा तो वाक्य बना करके देखना। आप लोगों को एक पहचान भी बताई थी कि आप लोग क्या रखकर पसंद करोगे, क्या शब्द रख करके पसंद करोगे, और अगर भेजना क्रिया के साथ में क्या शब्द रखो और क्या भेजा गया उत्तर मिलेगा आप लोगों को, तो फिर आप लोग क्या करोगे, इसमें 100% पहचान। एक बार और देखे तो सहकर्मक, वही सहकर्मक की पहचान आप लोग, तो सहकर्मक क्रिया की पहचान लिखो, फटाफट लिखो। नंबर 1 पायल, पायल दौड़ रही है, पायल दौड़ रही, सकर्मक क्रिया पहचानना, फिर भूल मत जाना। मोहित पढ़ रहा है, अंकिता नाच रही है, और राधा चाय पी रही है, राधा चाय पी रही है। अब देखो तो क्या है, दौड़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, नाचना क्रिया है, चाय कर्म है,
सीधी बात है, क्या सर दर्द करके पसंद कर लो, और इससे ज्यादा से क्या आएगा। अब हम पढ़ाएंगे वैसा जोरदार, क्या एक क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग पूरक का, क्योंकि आप लोग और हम लोग कहाँ कहाँ हमें भ्रम होता है और हमें पता है वो भ्रम कहाँ होता है, वो आप लोगों को भी आज समझ में आएगा। देखो पूरक काम से सकर्मक क्रिया, और नंबर 3 पे लिखेंगे पूरक सकर्मक क्रिया की पहचान करे। करो देखो तो कौन सी सकर्मक क्रिया है। और मोहन गाड़ी में बैठा है, किसकी करने है, पूरक काम से सकर्मक क्रिया। याद रखना, एक बार बता देता, पूरक सकर्मक तो है लेकिन कैसी है, पूरक है। राधा चाय पी रही है। नंबर 3, वह थानेदार बन गया। बताओ कि मोहन गाड़ी में बैठा है, राधा चाय पी रही है, मोहन को समोसा खिलाया है, वह थानेदार बन गया। ठीक है, समझ में आया? लेकिन नहीं आया, आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो और भी अच्छा है। और एक और इसमें लिख लो, फिर हम चलते हैं वाक्य की समाप्ति की ओर। पूर्ण एक कर्मक क्रिया, पहचाना कि इसमें एक ही कर्म होगी। ठीक है, दीपक कवि बन गया, देख लो। मैंने तुम्हें कहानी सुनाई, ई पे से छोटा आएगा, है ना। नंबर 3, बुद्धिमती ना बड़ा आएगा। और गीता, राधा गीता को क्या मानती है, बुद्धिमती मानती है। और एक लिख लो सर, उसने तुम्हें बतलाया, मैंने तुम्हें बताया। इसमें आप लोग बताना उत्तर क्या होगा, फिर मैं बताऊंगा इसमें उत्तर क्या होगा। और इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करने से पहले एक चीज एक और याद रखी, जैसे बता तो दी होगी मैंने कि 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 इसका इसका जवाब आप लोगों को मिलेगा कमेंट में, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग यहां तक कब तक पहुंचे, कि किस वीडियो तक आप पहुंच रहे हो। और इसे पता ही नहीं चल रहा है, वॉच टाइम बढ़ रहा है, सब्सक्राइब भी धीरे धीरे बढ़ी रही है। तो लिखेंगे कि अकर्मक क्रिया कैसी होती है, स्वत होती है, और सकर्मक प्रयास द्वारा करवाई जाती है। प्रयास द्वारा, जैसे पेड़ खड़ा है, पानी बरस रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तारे टिमटमा रहे हैं, बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, और सकर्मक बनाओ तो
घोड़े को दौड़ा रहा है, ऐसा कर्मक हो गई, क्योंकि यह क्या हो गया, प्रयास हो गया। ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षा करते हम समाप्त। बस आप लोगों से ये थोड़ा सब्सक्राइब कराए, लाइक शेयर वगैरह कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही होगा कि पढ़ाना बंद कर देंगे, कहीं कोचिंग लाइन में चले गए तो फिर यार जो इच्छा थी एक बार पूरा फ्री पढ़ा दे, तो हम भी बताए कि देखो ये बोर्ड से आया है ना, बोर्ड से बताएंगे किसी नहीं। उदाहरण तो देखो मिलना व्याकरण में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने अपने नियम है ना उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये पक्का है। और हाँ, जैसे काव्य शास्त्र पढ़ाएंगे उसमें बहुत ज्यादा संभावना रहेगी कि वो सीधा बोर्ड से आए, क्योंकि काव्य शास्त्र एक अलग चीज है और ये आपका व्याकरण थोड़ी अलग है। और इसके साथ में आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय आपका प्यारा प्यारा भारत। और आज का अपना कर्म पे जो आधारित क्रिया थी वो हो गई समाप्त। और थोड़ा इसे क्या करे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।